नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब डिकोडर में। तो आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस की। मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है और उसके प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज पे फोकस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल को जनरली क्लासिफाई किया गया है मेटेलिक मटेरियल्स एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। मेटेलिक मटेरियल्स में आपका फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स आते हैं। फेरस मेटल्स के अंदर आयरन, स्टील एंड आयरन अलॉयज, जैसा कि आप जानते होंगे। और नॉन फेरस मेटल्स में कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन जनरली पूछा भी जाता है कि नॉन फेरस मेटल्स को क्लासिफाई करो। ये बीएआरसी के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, एनपीसीएल के इंटरव्यू में, और अलग अलग स्किल टेस्ट में भी। वहाँ पे जब हमसे कोई पूछता है कि मटेरियल को क्लासिफाई करो, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग थोड़ा पॉज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेटेलिक मटेरियल्स होता है उसमें फेरस मेटल्स, देन नॉन फेरस मेटल्स, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो जस्ट डिलीवर कर दीजिए। अब नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की बात करते हैं, तो उसमें आता है रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास, वुड, और भी अन्य जो मेटेलिक मटेरियल से डिफर करते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ क्वेश्चंस तो नॉन टेक्निकल में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, साइंस के फील्ड में। और तो ये तो टेक्निकल पोर्शन है। तो मैं फोकस करूँगा बहुत ही अच्छे से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे, जो कि आपके इंटरव्यू पर्पस से भी अच्छा रहेगा और आपके आने वाले एग्जामों में भी समझने में आसानी होगी और उसको आप आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ जनरली होता क्या है? ये मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है, जैसे हम कोई सा भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट किस लिए करेगा? ताकि वो ब्रेक ना हो और यील्ड ना हो। यील्ड मतलब कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। यही होता है आपका स्ट्रेंथ। जनरली मटेरियल फेलियर में अगर आपका यील्ड भी हो गया ना, तो वो भी फेलियर कहा जाएगा मटेरियल का। सिर्फ ब्रेकिंग ही नहीं फेलियर होगा, यील्ड भी फेलियर माना जाता है। अब बात करते हैं स्टिफनेस की। स्टिफनेस बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना, एसएससी के, एनपीसीएल के, और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी डायरेक्टली पूछा जाता है स्टिफनेस पे। तो स्टिफनेस जनरली होता क्या है? ये एक मटेरियल की एबिलिटी है जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा अंडर स्ट्रेस। जब उस पर कोई स्ट्रेस लग रहा हो, तो उसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, जो उसको डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं हम स्टिफनेस। बात करते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि हमें बोलने से ही समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी कुछ नहीं, जस्ट एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो अपने शेप को रिगेन कर लेगा आफ्टर डिफॉर्मेशन। मतलब डिफॉर्मेशन के बाद वो अपने शेप में आ जाएगा जब हम जो फोर्स लगाए हैं उसको हटा देंगे। तो property of material to regain its original shape after deformation when external force is removed। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपका रबड़ है। रबर को हमने खींचा, फिर हमने फोर्स हटाया, वो अपने दोबारा अपने शेप में आ गया। ऐसे हम स्टील की भी बात करेंगे। हमने माइल्ड स्टील का देखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट तक वो अपने शेप में वापस आ सकता है, और उससे ऊपर गया तो वो इल्ड में हो जाता है, मटेरियल फेलियर कहलाएगा।
अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का हम जनरली एप्लीकेशन हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं। वो कैसे, मैं अभी आगे बताता हूँ। तो प्लास्टिसिटी जनरली होता क्या है? विच रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली। मतलब मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मेशन को रिटेन कर रहा है, मतलब कि वो अब अपने वापस शेप में नहीं जा सकता है। इसको कहते हैं हम प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और ये यूजफुल कहाँ पे है? मेटल फॉर्मिंग वर्क में। अगर प्लास्टिसिटी जैसी प्रॉपर्टी ना रहे मटेरियल में, तो जितने भी हम विसल्स यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना किस में खाते हैं? थाली में खाते हैं। भाई वो बना किससे? प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल से ही तो बन रहा है, मेटल फॉर्मिंग। अगर वो रिटेन नहीं करेगा डिफॉर्मेशन को, वापस अपने शेप में आ जाएगा, तब तो कोई उस मटेरियल का यूज ही नहीं हुआ। जिस शेप में रहेगा उसी शेप में हमेशा रहेगा। तो ये है प्लास्टिसिटी। तो इंटरव्यू वगैरह में अगर इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको जनरली आप एप्लीकेशन से रिलेट करो, आपके सराउंडिंग से रिलेट करो, तो और उसको समझाओ। और मोस्टली टेक्निकल वर्ड का यूज करो, जैसे डिफॉर्मेशन मेटल फॉर्मिंग वर्क में यूज होता है, इस तरीके से बताओगे तो वो जो सामने वाला चेयरमैन पर्सन होगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, इस बंदे को आता है, टेक्निकल नॉलेज है, और ये अप्लाइड कर पा रहा है जो चीज़ें पढ़ा हुआ है। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करें। आपने जैसे पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैकेनिक्स। इसमें अप्लाइड क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए तो लगा रहे हैं कि भाई उसको अप्लाई कैसे करें। दिस इज इंजीनियरिंग। आगे बात करते हैं अब डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या है? ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जो कि वायर के शेप में आ जाए अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। जो डक्टिलिटी है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? कौन से मटेरियल में? गोल्ड में। इसको किसी भी, जैसे रिंग बनता है वो वायर के शेप में ही तो है ना। कॉपर हो गया, इसको में भी वायर जो होता है वो डक्टिलिटी का ही एग्जाम्पल है। जितने भी वायर्स हैं, जितने भी रिंग्स हैं, ये सब क्या है? ये डक्टिलिटी के एग्जाम्पल है। तो जस्ट डक्टिलिटी अगर पूछा भी जा रहा है ना कोई इंटरव्यू वगैरह में, तो उसको जस्ट ये डेफिनेशन नहीं देना है, इनेबलिंग इट टू बी ड्रॉ इनटू वायर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। कोई मतलब नहीं है इसका। फिर तो मैं जस्ट आपको ये दे देता नोट्स और आप पढ़ लेते, क्या ही फायदा है। तो इसको कोरिलेट करना आना चाहिए हमारे एप्लीकेशन से, हमारे सराउंडिंग से। अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। भाई ब्रिटलनेस होता क्या है? ये है क्या चीज? ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो ब्रेक हो जाएगा विद लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। मतलब हमें पता ही नहीं पड़ेगा इसमें कुछ शेप आया, चेंजेस हुआ, और जैसे ही इस पे हमने अप्लाइड फोर्स किया, वो लिमिट क्रॉस किया, और वो बिखर जाएगा पूरी तरीके से। इसका बेस्ट एग्जांपल है कास्ट आयरन, ग्लास। अब आपने देखा होगा जो ग्लास होता है, एग्जाम्पल के लिए जो कार में ग्लास लगा होता है, मिरर, वो देखा होगा जब आप उस पे फोर्स लग जाता है और वो नीचे गिरता है, तो वो दाने दाने में बिखर जाता है। तो हम उसमें देख पाते हैं क्या कि ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, फिर उसके बाद उसने शेप लिया, जस्ट टूट गया, वो हमें पता ही नहीं पड़ता है। इस तरीके से होता है। हम अगर एग्जाम्पल लेंगे माइल्ड स्टील वगैरह की,
तो हमें दिखता है, पहले इलोंगेट होता है, फिर और होता है, फिर धीरे धीरे उसका नेकिंग एरिया जेनरेट होता है, फिर जाके वो ब्रेक होता है। अब इस डायग्राम से देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ये कास्ट आयरन के लिए। हमें इधर परमानेंट डिफॉर्मेशन नजर ही नहीं आ रहा है, जस्ट गया वो इलास्टिक लिमिट भी नहीं मिला हमें और क्रॉस कर गया और जस्ट ब्रेक हो गया मटेरियल। दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी भी एक केस है किसका, डक्टिलिटी का। उसमें हम वायर के शेप में चेंज कर रहे थे, इसमें क्या होगा, मटेरियल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्लास्टिसिटी के ही प्रॉपर्टी हैं दोनों, मैलेबिलिटी भी और डक्टिलिटी भी। इन्हीं के वजह से हम जितने भी इक्विपमेंट्स है वो बना पा रहे हैं। ओके, अब जैसे कि देख सकते हैं एक क्यूब है, उस पर हमने अप्लाइड फोर्स डाला, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला उसको फ्लैट सरफेस मिल रहा है, हमें स्ट्राइप्स मिल रहे हैं। तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई स्फेयर होता तो हम उसको रोल्ड कर देते। दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब आते हैं टफनेस पे। टफनेस जो है बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है भाई मटेरियल की। ये क्या करता है, फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा, जितना भी हाई इम्पैक्ट लोड लगा लो। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है वो रिस्टोर्ड करने की शक्ति होती है इसमें, टफनेस में। तभी तो बोलते हैं ना मैं भाई, टफ बन टफ बन, मतलब कि एक जितना भी अपर लिमिट हो सकता है, जितना उसका एक कहते हैं ना, एकदम जब लिमिट क्रॉस हो गया, दिस इज कॉल्ड टफनेस। उसको रेजिस्ट करने का, फ्रैक्चर को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी टफनेस कहलाता है। इसको देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। ये देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ब्रेकिंग रीजन तक जितना भी ये स्टोर्ड करने की एनर्जी है ना, दिस इज द टफनेस रीजन। और ये प्रॉपर्टी डिजायरेबल किस में है, जहां शॉक लग रहा हो, इम्पैक्ट लोड लग रहा हो कंटिन्यूअस। ओके, दिस इज द टफनेस। अब इसी से कोरिलेट करके एक और प्रॉपर्टी आता है हमारा, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो एनर्जी को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करे विद इन द इलास्टिक लिमिट। ओके, amount of energy absorbed within elastic limit, this is called resilience। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, देखते हैं। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये देख रहे होगे सिग्मा वाई डैश और ई वाई डैश जो स्ट्रेन है इनटू में वॉल्यूम, हम इससे मेजर कर सकते हैं। एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा, जूल में होगा। ओके, अब आते हैं इसी के एक और भाई पे। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है अप टू इलास्टिक लिमिट, नॉट विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस इज कॉल्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। ये आपके एमसीक्यू में हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन आता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। और वही कर दिया उसने अप टू इलास्टिक लिमिट, दिस इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। अब एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। अब जो प्रूफ रेजिलियंस का है वो ब्लैक वाले उससे आप समझ सकते हैं, सिग्मा वाई और ई वाई। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है ना, जितना हो सकता है विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन, हाफ सिग्मा वाई इंटू
ई वाई इंटू में वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। अब आते हैं हम इसके एक और बड़े भाई पे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कट जाएगा और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हाफ सिग्मा वाई ई वाई, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। नाउ भाई, अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि हमेशा पूछा जाएगा इंटरव्यू के क्वेश्चन में। ये मेरे से एनपीसीएल में पूछा गया था, बीएआरसी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ये सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे है। इतने सारे एग्जाम मैंने ऐसे ही क्लियर नहीं किए हैं, वो चाहे एनपीसीएल में रैंक 1 लाने की बात हो, बीएआरसी में स्कोर करने की बात हो 120 आउट ऑफ 120, बीएसएफ एसआई वाटर विंग 2 सीटें थी मात्र, सब एलिजिबल थे उसमें, उसमें रैंक 1 लाने की बात हो रिटर्न में, मैंने उसको स्किप करा था, उसका जो फिजिकल है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था बीच में। यूपी आरएनएल की बात हो, यूपी आरएनएल जेई बहुत ही टफ एग्जाम होता है और उसका जो कट ऑफ होता है वेरी हाई जाता है। एसएससी जेई हो 3 टाइम्स प्री क्लियर्ड, फर्स्ट टाइम्स मैंने आपको बताया भी था एक स्ट्रेटजी वीडियो में, फर्स्ट टाइम मैंने बस दिया था उसका मेंस, बाकी मेरा सिलेक्शन हो रखा था तो मैंने 2 बार स्किप किया था उस मेंस को। फर्स्ट टाइम का भी एक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम पे वो प्रैक्टिस नहीं किया था मेंस का, और मैं उस बिजी था इंटरव्यू में, और भी न जाने कितने सारे नॉन टेक्निकल का वो एसएससी के नॉन टेक्निकल एग्जाम क्रैक्ड करे हैं। वो जस्ट मैं चेकिंग करने के लिए जाता था कि मेरा वो फ्लो बना रहे, तो मैं सारे एग्जाम देता रहता था। तो ये तो हो गई भाई एग्जाम क्रैक करने की बात, मेरे एक्सपीरियंस की बात। इसीलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब करो, इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ये बस आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप इस वाले वीडियो में मेरे को कमेंट चाहिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरा मटेरियल साइंस एकदम बढ़िया से बताऊंगा। लेकिन सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट, ओके। चलो, ये सब हो गया बात, अब करते हैं बात क्रीप का। भाई क्रीप होता क्या है? क्रीप, चलो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। व्हेन अ पार्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस, इस वर्ड पे ध्यान रखना, कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर, या कह सकते हैं हम एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब तुरंत हमें चेंजेस नहीं दिखेंगे, बहुत लंबे टाइम के बाद उसमें चेंज दिखेंगे। इट विल अंडरगो स्लो एंड परमा डिफॉर्मेशन कॉल्ड क्रीप। समझे? चलो आप समझोगे। इसको मैं रिलेट करता हूँ अपने जीवनी से। हम पहले थे भाई, छोटे थे, 10th क्लास में जो आपकी हाइट होगी, या मान के चलो 6th क्लास में जो हाइट थी आपकी, और वो जो अब हाइट है, डिफरेंस है। आपको पता चला कि भाई मेरा डिफॉर्मेशन हो रहा है कब मैं बड़ा हो गया? नहीं पता चला ना। किसी ने बहुत सालों बाद देखा होगा आपको, तो वो कह रहा होगा कि हाँ भाई यार चेंज आ गया। दिस इज कॉल्ड क्रीप। अरे हम कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े हैं, ठीक है, या जूते ले लो, हम 10 नंबर का आता है तो 9 नंबर का ले लेते हैं, हम कहते हैं कि धीरे धीरे ये साइज में आ जाएगा। वो भी क्या है? क्रीप है। मतलब हम, ये जो इंजीनियरिंग है ना, ये पूरा सराउंडिंग से घिरा हुआ है, बस हमें देखना है कि ये कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये मान के चलो ये आपसे पूछा, ये सेम क्वेश्चन पूछा है भाई, मेरे को एनपीसीएल में पूछा था, वो पूछेगा क्रीप क्या होता है, तुमने डेफिनेशन बक दिया, व्हेन अ पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अलाना फलाना दिस दिस, कुछ मतलब नहीं है उसको। इस तरीके से समझाओ जैसे मैंने समझाया आपको, तुरंत आ गया होगा, माइंड में फिक्स हो गया होगा भाई, हाँ लॉन्ग टाइम के बाद चेंजेस दिखते हैं इसमें। बस शर्तें क्या है?
इस कंडीशन में क्या है, मटेरियल कंडीशन में शर्तें बस दो ही चीजें याद रखना है कि कांस्टेंट स्ट्रेस होना चाहिए और एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टीम टरबाइन का ब्लेड, भाई कितने हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है वो, है ना, कर रहा है ना भाई, और कांस्टेंट स्ट्रेस पे है वो। अब उसको जो हम अभी 2024 में है, हमने वो स्टीम टरबाइन ब्लेड देखा, इसी को हम देखते हैं 2 साल बाद, तो आपको उसमें डिफॉर्मेशन नजर आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम डेली देख रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा डिफॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के बाद दिखता है। ऐसे ही आपका जो अभी प्रिपरेशन है, अभी कर रहे हो, अभी ये वीडियो मेरा देख रहे हो, धीरे धीरे सारा वीडियो देखोगे और देखोगे, आगे बढ़ते जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के बाद इफेक्ट दिखेगा कि हाँ भाई, जो मैं कंटेंट पढ़ रहा था वो सच में सही था। उस बंदे ने इतने सारे एग्जाम ऐसे ही नहीं क्लियर किए थे, उसका मैं कंटेंट सही पढ़ रहा था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रीप। अब आते हैं, इसको समझते हैं मटेरियल के टर्म में कितने स्टेजेस होते हैं। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, कांस्टेंट स्ट्रेस पे और एलिवेटेड टेम्परेचर। अब स्ट्रेन और टाइम का डायग्राम दे रखा है, ये स्ट्रेन और टाइम का कर्व है। अब देखो भाई, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, 3 स्टेज में बांटा गया है। ये जो एरो का निशान है, जो वाई एक्सिस पे शुरुआत का, ये इनिशियल स्ट्रेन है कुछ। अब फर्स्ट स्टेज में आते हैं, ग्रीन वाले लाइन पे ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेज में देखो, क्रीप हो रहा है लेकिन स्लो पेस में हुआ है, हो रहा है बट फिर शांत हो गया। ओके। अब जो सेकंड स्टेज है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है भाई, मतलब ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन है और एकदम मिनिमम क्रीप रेट हो रहा है। अब थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, एकदम से एक्सिलरेट किया है और जाके फ्रैक्चर हो गया, मटेरियल खत्म उधर ही। मतलब अब हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक टरबाइन ब्लेड था, फर्स्ट स्टेज में हमने देखा 2024 से 25 तक, भाई उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आया। अब हम देखते हैं 25 से 28 तक, देख रहे हैं ठीक ही ठीक चल रहा है, मीडियम रहता है ना, एवरेज हो जाता है बीच में। अब वो भाई सहने लायक नहीं है, थर्ड स्टेज की बारी आई, एकदम से वो फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए तो भाई मेंटेनेंस शेड्यूल करवाया जाता है ना, इतने बड़े बड़े बॉयलर्स में। दैट्स वाई क्रीप ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं, मटेरियल से रिलेट करके देख सकते हैं। अब बारी आती है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रीप। जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसको सिग्निफिकेंस मन बताना बहुत जरूरी है, खासकर इंटरव्यू में। अब इसको आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये होता क्या है, तो यही मेरा काम है कि आपको फील करवाना वो एक एक जो टर्म है। देखते हैं भाई सिग्निफिकेंस क्या है। मटेरियल साइंस में इसेंशियल है, क्योंकि हम इवेलुएट करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल का प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, यानी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ऑफ जो स्ट्रेस लग रहा है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कि भाई इतने टाइम तक ये चलेगा कि भी नहीं चलेगा। बात आई समझ में? समझ में बात आई तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आता है फटीग की बारी। ये जो क्रीप और फटीग है ना, बहुत ही कैची वर्ड है, कैची टाइप का होता है ना कि हाँ। अब कोई सा भी इंटरव्यूअर होगा, वो भाई मशीन डिजाइन पढ़ा होगा, मटेरियल साइंस पढ़ा होगा, सोम भी बोल दोगे ना आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, तब भी ये क्वेश्चन वो पूछेगा। दिस इज कॉल्ड कैची वर्ड। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है ना, बर्नौलिस थ्योरम, एक्सप्लेन करो। हाइड्रोलिक्स में होता है पंप, और पंप में भी कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। दीज ऑल आर कैची वर्ड। पिटेट ट्यूब, वेंचुरीमीटर। तो ऐसे ही ये मटेरियल साइंस में, मशीन डिजाइन में, सोम में, अब तीनों में से कोई सा भी फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे तो ये आएगा ही आएगा। तो फटिक की बात करते हैं।
जब मटेरियल, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस it fails at stress below the yield point stress. Such type of failure is known as fatigue. मैंने बताया था yield point के बिलो जो फेल हो रहा है वो भी फेलियर कहलाता है। अब हम बात करते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। एक हमने वायर लिया, ठीक ठीक है, छोटा सा, और उसको हम घुमाए जा रहे हैं। एक एंड से पकड़ रखे हैं फिक्स, दूसरे एंड से उसको अप डाउन कर रहे हैं। वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। पहले यील्ड आएगा फिर ब्रेक हो जाएगा बिलो द यील्ड पॉइंट ही। वो किस लिए हो रहा है, वो रिपीटेड स्ट्रेस से हो रहा है। अब रिपीटेड स्ट्रेस जरूर पूछेगा, आपने बोल दिया है कि रिपीटेड स्ट्रेस। अब वो इंटरव्यूअर इतने चालाक होते हैं ना कि आपके जवाब में से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपने बोल दिया रिपीटेड स्ट्रेस, अब बोलेगा भाई रिपीटेड स्ट्रेस क्या होता है ये तो बताओ। तो बात करते हैं रिपीटेड स्ट्रेस की। ये देखो, जो स्ट्रेस का वेरिएशन है ना वो 0 to मैक्सिमम जाता है। जब मान के चलो मैंने मैक्सिमम फिक्स कर दिया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की, और 0, तो 0 to 20, फिर 0 to 20 ऐसे करके जो वेरिएशन चलेगा इसको बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। और इस कंडीशन में जब मटेरियल फेल कर जाता है बिलो द यील्ड पॉइंट उसको कहते हैं फटीग। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो और आप नेक्स्ट पार्ट और ऑल्सो चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसको जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब में आपके एक भी रुपया नहीं लगेगा, जस्ट उसको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब में आपका ही फायदा होगा, जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा वो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट पार्ट आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद।